जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर जो है अभी थर्ड सेमेस्टर का होने वाला है। तो थर्ड सेमेस्टर का जो है मैं जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, जितने भी लघुत्तरी प्रश्न होंगे, जितने भी दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे, सारे के सारे मैं करवाऊंगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो सीरीज होती है उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न का कि कहानी का उद्भव एवं विकास बताइए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे टिक करके चलिएगा कि कहानी का उद्भव और विकास। मैंने ये सारी विधाएं आप लोगों को करवा चुका हूँ। कहानी हो, रिपोर्टाज हो, जीवनी हो, ठीक है, उपन्यास हो, निबंध हो, नाटक हो, कुछ भी हो, मैंने सारा कुछ करवा चुका है। अगर उसकी वीडियो की लिंक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, लिंक। तो चलिए कुछ यहाँ पे आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आदिकाल से ही मानव में, मतलब आदिकाल का मतलब है कि बहुत ही प्राचीन समय से ही मानव में क्या होता है, कहानी कहने एवं सुनने की प्रबल लालसा रही है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कहानी कहना और सुनना बहुत प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। लोग कहानी को कहते हैं, कहानी को सुनते हैं। आप लोग जैसे आपकी दादी या फिर नानी लोग कहानियाँ सुनाया करती थी पहले, ठीक है। तो बहुत पहले से ही जो है आदिकाल से ही ये सब चीज़ कहानी का उद्भव होता रहा है। भारतीय साहित्य में वेदों जो है उपनिषदों, बौद्ध जातकों एवं संस्कृत साहित्य में अनेक कहानियाँ देखने को मिलती हैं अपने वेदों में, ठीक है। ऋग्वेद जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गए एवं उपनिषद हो गए, इसमें अनेक सांकेतिक कहानियाँ मिलती हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी कथा साहित्य की प्रधानता होती है। यानी कि सारे जितने भी उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इससे ऋग्वेद हो गया आपका, उपनिषद हो गया, इस सब में आपको कहानियाँ देखने को मिलती हैं। हिंदी की आधुनिक कहानी का जो सबसे आधुनिक मतलब आजकल की जो कहानी है उसका जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ है। यानी कि आजकल की जो वर्तमान युग चल रहा है उसमें उसकी जो कहानी की क्या आवश्यकता है, किस कारण कहानी का उद्भव हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कारण हुआ है। अपने वर्तमान रूप में यह क्या है, विधा अंग्रेजी साहित्य से होकर हिंदी में आई है। यानी कि अंग्रेजी साहित्य से होकर के हिंदी में कौन सी कहानी आई है, ठीक है। तो कहानी के पाश्चात्य देशों में शार्ट स्टोरी, जैसे कि शार्ट स्टोरी जानते हो, जो छोटी सी कहानी होती है। शार्ट का मतलब छोटा सा, स्टोरी मतलब कहानी। तो छोटी कहानी जो होती है शार्ट स्टोरी उससे कहते हैं। तो कहानी पाश्चात्य जो पश्चिम के देश हैं, वेस्टर्न कंट्री हैं, उसमें क्या हुआ कि शार्ट स्टोरी जो है, अब वेस्टर्न कंट्री का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये मैप हो गया, मैप में इधर होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर होता है वेस्ट, ठीक है। और ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। यानी कि ये पूरब हो गया ये वाला, और ये इधर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो देखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे कि ये हो जाएगा आपका पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, और ये हो जाएगा नीचे की ओर दक्षिण, ठीक है। तो पाश्चात्य मतलब पश्चिम, जो पश्चिम में कंट्री कौन सी आएंगी, ये जो अपना जो पूरे वर्ल्ड का मैप हो गया, तो पश्चिम में जो जितने भी देश हैं, ठीक है, अमेरिका वगैरह हो गए, तो इसमें जो है पश्चिम वाले कंट्री जो मतलब जैसे इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादातर, तो इंग्लिश से क्या हो गया, हिंदी का, इंग्लिश से हिंदी में जो आई है ये कौन सी कहानी विधा है, ठीक है। तो एडगर एलन पो को आधुनिक हिंदी के जन्मदाताओं के प्रमुख माना जाता है। किसको? एडगर एलन पो को। एडगर एलन पो को आधुनिक हिंदी कहानी जो है, आधुनिक कहानी, उसके जन्मदाताओं में प्रमुख माना जाता है। किसको? एडगर एलन पो को, ठीक है, एडगर एलन पो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से याद हो जाए। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम उसकी समीक्षा इस प्रकार कर सकते हैं। किस प्रकार, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, विकास युग सबसे पहले, फिर प्रेमचंद युग, विकास युग का 1900 से 1911, 1900 से 1911 विकास, यानी कि उस समय विकास हुआ। फिर प्रेमचंद युग आया 1911 से 1936 ईस्वी तक, ठीक है। फिर प्राक स्वातंत्र्य युग जिसे कहते हैं 1936 से 1947 तक, मतलब आज़ादी तक, अपना जब देश आज़ाद हुआ उस तक। फिर स्वातंत्र्य युग मतलब आज़ादी के बाद स्वतंत्र युग, ठीक है। स्वातंत्र्य युग 1947 से अद्यतन मतलब आज तक, ये जो युग है इस प्रकार से कहानी का उद्भव एवं विकास चलता रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कहानी क्या है। तो कहानी मैंने बहुत ही बेहतरीन वे में आप लोगों को समझा रखा है, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, एकदम बेहतरीन वे से पढ़ा चुका हूँ, एक जिसको आप देख करके ही तुरंत याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कहानी क्या है, मैं आपका समझो, यहाँ पर रिविज़न क्लास चल रही है, तो रिविज़न क्लास को रोज़ आपकी रिविज़न क्लास चलेगी, तो रोज़ आपको इस जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है और यहाँ पर रिविज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप देखते हैं मेरे दोस्त
दोस्त कि कहानी क्या है, तो कहानी जो है जीवन का एक खंड चित्र मात्र है। अभी आपने देखा कहानी का विकास कैसे हुआ, अब आप देख रहे हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है जिसकी घटनाएं जो है पाठकों को आप्लावित तथा गदगद करती हैं। गदगद का मतलब है कि उसको देखने के बाद आपको आनंद मिलता है, ठीक है, गदगद हो जाते हैं आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्या कह रहा है कि नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है आपको। नई कहानी क्या है, इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। तो आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशाहीनता तथा उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देता है। कौन? नई कहानी। मतलब नई कहानी जो आजकल की कहानी है, नई कहानी, आधुनिक कहानी जिसे कह सकते हो। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है कि जीवन की जितनी भी विसंगतियाँ हैं उसका मनोवैज्ञानिक धरातल पर, मनोवैज्ञानिक का मतलब जो मन का विज्ञान होता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो उसको गहन विवेचन, कुंठा हो गया, निराशा हो गया, हीनता हो गया, उद्देश्यहीनता हो गया, उसको नया प्रकाश देता है। कौन? नई कहानी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं कि कहानी, और जो मैंने इससे पहले बताया था तो वो इससे भी बेहतरीन वीडियो था, ठीक है, यानी कि इससे भी अच्छे वे में लिखा हुआ था आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में। तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसका रिवीजन यहाँ पे अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। जो कहानी कला है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो उसके 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया था, कथा वस्तु होता है, चरित्र चित्रण होता है, कथोपकथन, ठीक है, देश काल जिसे वातावरण कहते हो, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 6 उद्देश्य होते हैं। कौन सी? कथा वस्तु क्या है उसकी, चरित्र चित्रण, सारे पात्रों का चरित्र चित्रण क्या है, कथोपकथन, ठीक है, देश काल या फिर वातावरण क्या होना है उसका, भाषा शैली कौन सी है, सहज भाषा शैली होनी चाहिए, उद्देश्य में क्या है, उद्देश्य उसका, ठीक है, मतलब कहानी का क्या उद्देश्य है, उस कहानी को पढ़ करके हमको क्या प्राप्त होता है, कैसी कैसी बातें सीखने को मिलती हैं, ये उद्देश्य हो गया। अब चलते हैं उपन्यास की ओर, ठीक है। उपन्यास जैसे कि मैंने बताया था कि उपन्यास जो है उप अर्थात समीप और न्यास यानी कि थाती से मिलकर बना है, ठीक है। उपन्यास जो होता है मेरे दोस्त उप और न्यास, न्यास का मतलब होता है थाती, जैसे कि मैंने बता रहा, थाती का मतलब होता है निकट रखी, इसका शाब्दिक अर्थ है कि मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। समीप का मतलब जो है उपकार होता है समीप यानी कि समीप, और थाती, ठीक है, इसका मतलब निकट रखी हुई वस्तु। ये मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूँ तो इसको मैंने बार बार वही चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या है कि जल्दी से मुझको आपके कम से कम इसमें 88 क्वेश्चन हैं उनको कवर करना है, ठीक है। तो आज नहीं होंगे कवर, कुछ क्वेश्चंस आज होंगे, जैसे कि 10 या 11 क्वेश्चन आज होंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से डेली आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो उपन्यास का मतलब होता है उप का मतलब होता है समीप, और थाती का मतलब होता है यहाँ पे निकट रखी हुई वस्तु, मतलब मनुष्य के निकट रखी वस्तु, ठीक है। ये पूरा सबका अर्थ क्या है, दोनों का न्यास और मतलब उप अर्थात समीप और न्यास थाती से मिलकर बना होता है। मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु साहित्य के संदर्भ में वह कृति जिसको हम पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही कहानी हो, उपन्यास कहलाती है, ठीक है। मतलब आपको पढ़ करके ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं या तो मेरी ही कहानी है, लगता है इसमें मतलब मेरा ही सब कुछ चल रहा है, मेरा ही चित्रण है, मेरा ही मतलब कथोपकथन है, मेरा मतलब इसको पढ़ने से आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मेरी ही कहानी है, ठीक है। अंग्रेजी में नॉवेल शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है उपन्यास के लिए, गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बंगला तथा हिंदी में उपन्यास, और इसे नावल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा था, तो मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आप चलते हैं उपन्यास के कितने तत्व होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उपन्यास के विद्वानों तथा साहित्यकारों ने उपन्यास के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कथा वस्तु हो गया, पात्र योजना यानी कि चित्रण वही चीज़ हो गया, संवाद, देश काल वातावरण, कुछ कुछ पहले से मिलते हैं कहानी से, ठीक है, भाषा शैली और उद्देश्य तो वही हैं, लगभग कुछ बदले हैं, संवाद वाला और पात्र योजना वही चित्रण और संवाद हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। आप चलते हैं इसके नाटक के बारे में देख लेते हैं। जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं सारी जो है विधाएं हैं कंप्लीट करा चुका हूँ, एकदम बेहतरीन वे से आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आप चलते हैं नाटक के बारे में। तो नाटक क्या होता है मेरे दोस्त? नाटक जो होता है शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। नट धातु जो होता है उससे नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है। जो लोग नट होते थे वो सब लोग नाटक करते थे। आप लोग जानते होंगे कि अभी जो गाँव में नट वगैरह लोग रहते हैं जो कला वगैरह करते हैं, ठीक है, आपको कला दिखाते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाते हैं, तो वो वहीं से नट धातु से मिलकर के क्या हुआ, अभिनय जिसे कहते हैं। भरत मुनि के एक सूत्र के अनुसार नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। भरत मुनि ने क्या किया है कि नाटक में ऋग्वेद से पाठ,
ठीक है। भरत मुनि ने नाटक में ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस को लिया गया है, ठीक है, लिया गया माना है। भारतीय नाट्य शास्त्रों में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ये हो गया, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं बार बार वही चीज़ जो है मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। यहाँ पे नाटक को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय ने क्या लिखा है कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। इनकी परिभाषा आपको लिखनी नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नाटक जीवन को की सांकेतिक अनुकृति नहीं है, वरन सजीव प्रतिलिपि है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। ये इनकी परिभाषा है, मगर मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया था वो उस परिभाषा को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। वस्तुतः नाटक अत्यंत ही प्राचीन विधा है। इस ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने इस विधा को आधार बनाकर नाट्यशास्त्र लिखा था, ठीक है। नाटक को विधा बना करके नाट्यशास्त्र ही लिख डाला था इन्होंने, किसने? आचार्य भरत मुनि ने। तो ये आपको लिखना है। बाकी हिंदी आलोचना का उद्भव देखिए, जो आलोचना वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, तो इसलिए अगर आप लोग कहेंगे तो दोबारा मैं ये करवाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि दोबारा आपको ये चीज़ें मतलब दोबारा क्या आपको रिवीजन करना है इसका, या फिर वो आप उसी वीडियो से देख लेंगे, आपको खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जो बहुत ही, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो है, अगर आप लोग कहेंगे तो 9 नंबर का क्वेश्चन जो है बाद में मैं करवा दूंगा, 9 से लेकर के 29 नंबर तक। इसमें वही है, नाटक क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, रिपोर्टाज क्या है, संस्मरण क्या है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों का मत होगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चन जो आप लोग नहीं किए हुए हैं उनको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य में 1641 ईस्वी में लिखी गई बनारसी दास चतुर्वेदी को की आत्मकथा अर्धकथानक ही प्रथम आत्मकथा है, ठीक है। कौन सी आत्मकथा अगर पूछे हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है, तो 1641 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1641 ईस्वी में लिखी गई बनारसी दास चतुर्वेदी जी की आत्मकथा अर्धकथानक जो है वही हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। झांसी की रानी किस विधा की रचना है? तो वो उपन्यास है। झांसी की रानी क्या है? उपन्यास है, जिसे वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, ठीक है, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी ने। झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1946 ईस्वी में ये प्रकाशन में आया था। कब? आज़ादी के 1 साल पहले, ऐसे याद रखना है आपको। 1947 ईस्वी में भारत देश आज़ाद हुआ है, तो 1946 ईस्वी में ये क्या हुआ? झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। आप चलते हैं कि झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ये मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था झांसी की रानी उसमें भी बताया था। झांसी की रानी जो है उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? तो मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका। और मनु इनके बचपन का नाम था, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम राजा गंगाधर राव नेवलकर, ठीक है, पूरा नाम है। गंगाधर राव आपको पता होगा, लेकिन गंगाधर राव नेवलकर नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।